सर, अगर हम प्रॉपर्टी के दामों की बात करें तो गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के दामों में आग लगी हुई है। 100-100 करोड़ के यहाँ एक-एक फ्लैट है। क्या आपको लगता है कि फ्लैट के दामों में कमी होनी चाहिए ताकि आम आदमी या गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी का भी सपना जो अपने घर का होता है वो पूरा हो सके? जब भी बिल्डर का नाम आता है, लोगों का जो विश्वास है वो अब बिल्डर से खत्म होता जा रहा है। लगातार प्रोजेक्ट अधूरे हैं, अधर में लटके पड़े हैं, लोगों के पैसे लेकर बिल्डर फरार हो जाता है। कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है। गुड़गांव के बिल्डर पैसा लेके फरार हो जाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनते। बिल्डर लगातार रेरा को भी धोखा देता है। बायर्स को भी थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। ये जो है सिस्टम, इकोसिस्टम थोड़ा खराब है। जब गुरुग्राम में हल्की सी बारिश आती है तो पूरा गुरुग्राम डूब जाता है। जी, बिल्कुल। विकास की रफ्तार थम जाती है। एक ऐसा शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें चमचमाती, न केवल गुड़गांव हरियाणा बल्कि भारत दुनिया के लोग यहाँ रहना बसना चाहते हैं। तो जब कभी ऐसे हालात होते हैं, आप जब जाते हो या देखते हो तो मन दुखी होता है, या कभी आपकी बैठक होती हो बिल्डरों की आपस में, तो क्या चर्चा होती है कि हमारी कमी रही क्योंकि ये पहले जंगल था, कंक्रीट का जंगल हमने डेवलप कर दिया? नहीं, ये मैं मानता हूँ। देखिए, ये पूरा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये पूरा इकोसिस्टम थोड़ा खराब हुआ पड़ा है। आज जितनी डेवलपमेंट गुड़गांव में हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना था, सरकार को जो काम करना था, उस तरह से काम नहीं हुआ। आपने कहा इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, सरकार हालांकि उसमें कुछ नहीं करती। क्या लगता है आपको समस्याएं पैदा होंगी? तो क्या लग रहा है, मार्केट का फ्यूचर है या खत्म होगा, या मार्केट के दाम घटेंगे या आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे? और अगर बढ़ेंगे तो क्यों, और घटेंगे तो क्यों? आपने कहा कि हर कोई गुड़गांव में रहना और बसना चाहता है, पहली प्रायोरिटी है। लेकिन आजकल तो यहाँ प्रचार हो रहा है कि जी गुजरात में ले लो, धुलेरा में ले लीजिए आप प्लॉट फ्लैट, या फिर आप गोवा प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं, या यहाँ के जो ब्रोकर है या बिल्डर है वो बाहर अपना काम कर रहे हैं, बाहर डेवलप कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई आप मानते हो कि क्या यहाँ कुछ कमी खामी है, इसीलिए दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्यों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं? आपने एक बार बयान दिया था कि हम यानी बिल्डर बिल्डिंग तो बना देते हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो सरकार का काम है। क्या वो बातचीत आपकी आगे बढ़ी, क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा, हल निकला? जिसके अंदर मुख्यमंत्री के साथ बाकी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको बुला के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मंच पर आए, जो हमारी प्रॉब्लम है हम बताएं, जो बायर्स की प्रॉब्लम है बायर्स की बताएं। गुरुग्राम की प्रॉब्लम से एक चीज़ याद आती है कि सरकार प्रशासन करोड़ों रुपए का बजट बनाता है, खासतौर पर अगर हम गुरुग्राम की बात करें। तो एज ए डेवलपर आपको क्या लगता है कि ये कागजों में खर्च होते हैं, धरातल पर नहीं होते, इसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है? नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज में। स्टेट न्यूज भारत का पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज के हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिरकार रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, और इस खास कार्यक्रम का नाम है रियल एस्टेट की बात नीरज अंबावता के साथ। आज इस खास शो में हमारे मेहमान होंगे परवीन जैन जी, जो कि सीएमडी तुलिप इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हैं, साथ ही नारेडको के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टेट न्यूज में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आपका इस रियल एस्टेट की दुनिया में कैसे एंट्री होती है, और वहां से लेकर नारेडको के प्रधान बनने तक का कैसा आपका सफर रहा? देखिए जी, रियल एस्टेट में मेरी एंट्री, हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2006 में, जमीन ली थी सोनीपत के अंदर। उससे पहले हम लोग लैंड प्रिक्योरमेंट करते थे और डेवलपर्स को देते थे। 2006 में हमने पहला प्रोजेक्ट सोनीपत में ट्यूलिप ग्रैंड के नाम से लॉन्च किया। 15 एकड़ के अंदर ग्रुप हाउसिंग थी। उसके बाद फिर हमने धारूहेड़ा किया, गुड़गांव में। अब हम सिर्फ गुड़गांव से बाहर नहीं काम करते, मेनली गुड़गांव में कर रहे हैं। दूसरा सर, अगर हम प्रॉपर्टी के दामों की बात करें तो गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के दामों में आग लगी हुई है। 100-100 करोड़ के यहाँ एक एक फ्लैट है। क्या आपको लगता है कि फ्लैट के दामों में कमी होनी चाहिए ताकि आम आदमी या गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी का भी सपना जो अपने घर का होता है वो पूरा हो सके? जी बिल्कुल, ये जो 100-100 करोड़ की जब हम बात कर रहे हैं, वो एक चुनिंदा अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये वो मतलब एक वो बेंचमार्क तो बन गया। डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट निकाला, ट्यूलिप डीएलएफ का अरालियास, उसमें 100 करोड़ से या 100 करोड़ से ऊपर के अपार्टमेंट बिके। बट अदरवाइज वैसे पूरे बाजार में बात करें तो 100 करोड़ के अपार्टमेंट कोई भी नहीं है, सिर्फ डीएलएफ को छोड़ दिया जाए तो। बट ये है कि पिछले कुछ समय के अंदर देखा जाए, काफी लोग प्रीमियम हाउसिंग बना रहे हैं, लग्जरी हाउसिंग का डिमांड बढ़ गई है। उसका एक रीजन भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग बननी बंद हो गई है। और उसका रीजन ये भी है कि जमीनों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो आज से 3 साल पहले जमीन 10 करोड़ रुपए एकड़ गुड़गांव में हुआ करती थी, आज वो 50-50 करोड़ रुपए एकड़ मांगने लगे हैं लोग। और जब वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ी है, बट जब इतना प्राइस बढ़ जाता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अगर प्रीमियम करते हो और नॉन प्रीमियम करते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 500 रुपए, 1000 रुपए फुट आपने ज्यादा लगाया, तो जब कोई बायर इतने पैसे खर्च करता है, मान लीजिए 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो 4-25 भी कर देगा, 4-20 भी कर देगा, 15-20 लाख रुपए आपने उसके घर में लगा दिया अगर। बट मुझे लगता है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात अगर करें अगर, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज भी घरों की,
वो अफोर्डेबल हाउसिंग की या मिड सेगमेंट की हाउसिंग की ज़रूरत है, जो कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। पीछे हमने बात भी की इस बारे में, मनोहर लाल जी से हमारी मीटिंग भी हुई इस मुद्दे को लेके। हमने कन्वेंशन की थी नरेडको नेशनल की, तो उसमें ये डिस्कशन में आया कि अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में बननी बंद हो गई। सरकार ने 5,000 रुपये उसका पर स्क्वायर फीट दाम फिक्स किया हुआ है, जिसमें मैक्सिमम 60 मीटर तक के घर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर बन सकते हैं, यानी कि 600 साढ़े 600 फुट का घर। जी। तो वो 30 लाख रुपए उसकी कीमत बनती है। अब 30 लाख रुपए की कीमत के अंदर कंस्ट्रक्शन भी है 5,000 रुपये फुट में। आज लैंड की कीमत ही 5,000 रुपये स्क्वायर फुट से ज्यादा पड़ती है, और जब घर बनने बंद हो गए तो सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी अभी। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है इस तरह की, कि जो आम लोगों के लिए भी कुछ इस तरह के घर लेके आए सरकार, और उसका एक मैकेनिज्म बने कि बिल्डर कम प्रॉफिट पे काम करके बनाए, बट जमीन की कॉस्ट मिल जाए प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल जाए। तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। गुड़गांव के खास तौर पे बात करते हैं, न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के किसी भी बड़े शहर या मेट्रो शहर का आपने नाम ले लीजिए, जब भी बिल्डर का नाम आता है, लोगों का जो विश्वास है वो अब बिल्डर से खत्म होता जा रहा है। लगातार प्रोजेक्ट अधूरे हैं, अधर में लटके पड़े हैं, लोगों के पैसे लेकर बिल्डर फरार हो जाता है, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, लोग प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं। जो ये भरोसा बिल्डरों का खत्म हुआ है, इसको कैसे आप और आपकी यूनियन जो है उठाने का काम करेगी, ताकि लोग एक बार फिर बिल्डरों पे भरोसा कर सके, यकीन कर सके? देखिए, ये तो कहना गलत है कि गुड़गांव के बिल्डर पैसा लेके फरार हो जाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनते। ये अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। उसका रीजन ये भी था कि वहाँ सिर्फ 10% देके जमीन मिल जाती थी, और बाकी 8 साल में 9 साल में किश्तों में पैसे दें। और जो डेवलपर भी नहीं थे वो भी, उन्होंने भी वो इस लाइन में आ गए, और एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बाजार में तेजी आई, तीसरा किया, चौथा किया, एक का पैसा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए कोई भी। बट मुझे लगता है रेरा के आने के बाद, 2017 के बाद रेरा आया, जो प्रोजेक्ट उसके बाद लॉन्च हुए वो उसमें कुछ परसेंटेज छोड़ दें, अगर 2-4-5% छोड़ दें, 95% पैसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टाइम से पूरे हो रहे हैं। कोविड का अगर पीरियड अलग निकाल दें, कोविड की वजह से जो 1.5-2 साल लोगों के प्रोजेक्ट डिले हुए, बट क्योंकि रेरा आने के बाद ये तो विश्वास लोगों में जगह है, और तभी आज देखें कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है कहीं जो अच्छे डेवलपर हैं, या अगर डीएलएफ ने आज कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पता लगता है कि वो 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 7 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। उसका रीजन ये है कि लोगों को विश्वास है आज भी डेवलपर्स के ऊपर, और तभी वो बेच पाते हैं। बट मुझे लगता है कि और काम करने की जरूरत है, बायर्स को भी थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है, एजुकेट होने की जरूरत है। वो पूरा चेक करें जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें कि रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन है नहीं है, सारी अप्रूवल्स हैं या नहीं। रेरा तभी अप्रूवल देता है जब सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, या और ये सारी चीज चेक करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें। मगर लोग तो लुभावनी चीजें निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है दोनों के लिए, मतलब सरकार को भी काम करने की जरूरत है, डेवलपर को भी, और बायर्स को भी थोड़ा एजुकेट होने की जरूरत है इसमें। सर, बायर्स तो लगातार देख के लेते हैं, जहां जांच परख के लेते हैं जी। लेकिन बिल्डर लगातार रेरा को भी धोखा देता है, क्योंकि 24 मीटर रास्ता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, फ्लैट बेच दिए, बाद में लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो रास्ता ही नहीं था, उनके साथ ठगी हो गई। उसके बाद ओसी की बात करते हैं, ओसी भी ले आते हैं, जबकि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, वहाँ सारी चीजें है नहीं, ओसी भी ले आया, लोगों को बसा भी दिया, उसके बावजूद भी लोग परेशान। देखिए, 24 मीटर की जगह बात करें, ये जो है सिस्टम, इकोसिस्टम थोड़ा खराब है। आज कोई भी डेवलपर कोई टाउनशिप बनाता है या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, उस सोसाइटी के बाहर तक सड़क, बिजली, पानी और सीवर लाइन, ये 4 काम ऐसे हैं जो सरकार की जिम्मेवारी है देना। सरकार परमिशन भी देती है, या तो पॉलिसी के अंदर परमिशन हो ही ना इस तरह की कि 24 मीटर भैया बिल्डर बनाएगा तो, या हम सर बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। उसके बाद परमिशन भी अगर मिल रही है, बिल्डर को ये कहा जाता है कि भाई आप इसके ऊपर, आप ये 12 मीटर के 4 कदम के रास्ते के ऊपर आपको ग्रुप हाउसिंग पास कर देंगे, मगर शायद अब ये उसके ऊपर भी चेंज लेके आ रही है सरकार, और 4 कदम के रास्ते पे आपको ग्रुप हाउसिंग पास हो जाएगी। बट जब तक प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तब तक 60 मीटर रोड बन जाएगी, 24 मीटर बन जाएगी। बट उसके ऊपर 60 मीटर पे तो काम काफी हुआ है, सरकार ने जमीन एक्वायर भी की है। 24 मीटर तक, आज 24 मीटर के ऊपर आज भी कोई पॉलिसी सरकार की नहीं है कि वो जमीन एक्वायर करेगी, वो कौन बनाएगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 24 मीटर के रास्ते एक्वायर करना इतना बड़ा काम है कि डेवलपर भी नहीं कर पाएगा। जब गुरुग्राम में हल्की सी बारिश आती है तो पूरा गुरुग्राम डूब जाता है, विकास की रफ्तार थम जाती है। एक ऐसा शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें चमचमाती, न केवल गुड़गांव, हरियाणा बल्कि भारत दुनिया के लोग यहाँ रहना बसना चाहते हैं। तो जब कभी ऐसे हालात होते हैं, आप जब जाते हो या देखते हो, तो मन दुखी होता है, या कभी आपकी बैठक होती हो बिल्डरों की आपस में, तो क्या चर्चा होती है कि हमारी कमी रही क्योंकि ये पहले जंगल था, अब कंक्रीट का जंगल हमने डेवलप कर दिया? नहीं, ये मैं मानता हूँ। देखिए, ये पूरा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये पूरा इकोसिस्टम थोड़ा खराब हुआ पड़ा है। आज
जितनी डेवलपमेंट गुड़गांव में हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना था, सरकार को जो काम करना था उस तरह से काम नहीं हुआ। आज देखें, मिलेनियम सिटी की हम बात करते हैं देश में, और हम मिलेनियम सिटी आज गुड़गांव से जितना टैक्स कलेक्शन होता है उसका एक परसेंटेज भी गुड़गांव में नहीं लगता, वो पूरे हरियाणा में लगता है। तो हमने सरकार से भी कई बार बात की है, भाई जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जो टैक्स है यहाँ से कलेक्शन हो रहा है उसका एक परसेंटेज बने और परसेंटेज बन के यहाँ पे लगे। आज ये बड़ी दुखद घटना है कि भाई जब भी छोटी सी बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है, हम 100 करोड़ रुपए अपार्टमेंट की बात करते हैं, 25 करोड़ के अपार्टमेंट की बात करते हैं, बट सरकार इस पे काम कर रही है। पीछे मैंने जैसे बताया भी आपको, हमारी मनोहर लाल जी से इस बारे में मीटिंग हुई थी। सीएम हम एक नया जल्दी एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, सारे अधिकारियों को बुलाएंगे और सरकार के साथ बात कर रहे हैं कि डेवलपर क्या कर सकता है उसके अंदर, वो हम कैसे बात कर सकते हैं, या भागीदारी हमारी क्या होगी, सरकार की क्या होगी, या एंड यूजर की क्या होगी, तो इसके ऊपर कैसे निवारण हो सकता है। और आप देखें कि अगर गुड़गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से डेवलप नहीं हुआ जितनी तेजी से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बन गई या लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है। जीएमडी बना था तो काफी उम्मीदें हुई थी इस बात से कि जल्दी होगा, काफी कुछ डेवलपमेंट होगा। अब उन्होंने 60 मीटर रोड के ऊपर तो काफी काम हुआ है, पीछे एक जमीन भी एक्वायर हुई है और रोड भी बनी है, सिविल लाइन का काम भी चल रहा है, बट मुझे लगता है अगले 3-4 साल के अंदर चीजें और बेहतर होनी चाहिए। आपने कहा इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, सरकार हालांकि उसमें कुछ नहीं करती। क्या लगता है आपको कि बिल्डर की भी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, या फिर कितना अभी भी कमजोर है और कितना होना बाकी है आपके हिसाब से? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम बहुत होना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अभी भी अगर मास्टर प्लानिंग की बात करें तो कई जगह जो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, क्या है कि अगर एक पूरे सेक्टर 10 सेक्टर हैं, 10 सेक्टर के अंदर सिविल लाइन डल गई और अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो लाइन डल गई और पता लगे लास्ट में एक आधा एकड़ का टुकड़ा है जो जिसको जिसको क्रॉस करना है और वो कोर्ट में मैटर चल रहा है और पानी उसी के थ्रू आगे जाएगा। अब वो चीजें जो हडल्स हैं इस तरह की धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, बट वो अगर एक्विजिशन जब ये मास्टर प्लान बना था तब हो जाती है तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सरकार का काफी बड़ा खजाना, मतलब काफी बड़ी अमाउंट जो थी रोड को एक्वायर करने में चली गई, जिसकी वजह से भी ये हुआ कि इतना बर्डन बढ़ा और जमीनों के जो मुआवजे थे जहाँ पे 2-3 करोड़ रुपए कर गए थे वो 15-15 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़े, और सबसे ज्यादा पैसा मुआवजा जो डेवलपमेंट का था वो मुआवजे में चला गया। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से चीजें डिले हो रही हैं, बट मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में चीजें बिल्कुल चेंज होंगी। मार्केट के फ्यूचर की बात करें तो क्या लग रहा है कि कैसी मार्केट है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुरुग्राम डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा अब आने वाले वक्त में समस्याएं पैदा होंगी, तो क्या लग रहा है मार्केट का फ्यूचर है या खत्म होगा, या मार्केट के दाम घटेंगे या आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो क्यों और घटेंगे तो क्यों आपके हिसाब से? देखिए, मार्केट तो आज भी अच्छी चल रही है। कोविड से पहले पिछले 8-10 साल का साइकिल ऐसा रहा, बहुत मंदी थी। 2012 के बाद से लेकर और कोविड तक 2021-22 तक 8-10 साल इतने खराब थे कि वो रियल एस्टेट के अंदर जो दाम जहाँ पर थे वहीं रुके रहे, और 22 के बाद से दाम में तेजी आना शुरू हुई है। और उसका रीजन ये भी है कि जो भी दिल्ली के एनसीआर के अंदर लोग रहना चाहते हैं, गुड़गांव सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, सेकंड प्रेफरेंस लोगों की नोएडा या कहीं और जाने की होती है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई वाला है, अगर जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। या तो सरकार मास्टर प्लान बढ़ाएगी, जब अगर मास्टर प्लान सरकार नहीं बढ़ाएगी तो जो मास्टर प्लान था उसके अंदर, तो मैं ये नहीं मानता कि कीमतों में कमी आएगी, बट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना जरूरी है, तभी चीजें बेटर रहेंगी, बेहतर रहेंगी। आपने कहा कि हर कोई गुड़गांव में रहना और बसना चाहता है, पहली प्रायोरिटी है, लेकिन आजकल तो यहाँ प्रचार हो रहा है कि जी गुजरात में ले लो, धुलेरा में ले लीजिए आप प्लॉट फ्लैट्स, या फिर आप गोवा प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं, या यहाँ के जो ब्रोकर है या बिल्डर है वो बाहर अपना काम कर रहे हैं, बाहर डेवलप कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई आप मानते हो कि क्या यहाँ कुछ कमी खामी है इसीलिए दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्यों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन है, हर चीज हर जगह बिक रही है। अगर मान लीजिए कोई गुजरात के लोग हैं जो गुजरात से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो गुजरात में कोई अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी आती है इन्वेस्टमेंट की, और लोगों को लगता है कि वहाँ पे अगर आज मैं कुछ चीज खरीदूंगा और कुछ दाम बढ़ जाएंगे बाद में बेच दूंगा, या जैसे गोवा की आपने बात की, गोवा कोई रहने के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, सेकंड होम की तरह लोग गोवा को देखते हैं। तो आज तो ऐसे अगर देखें तो दुबई की प्रॉपर्टी भी बाजार में बिक रही है, ये नहीं कि लोग दुबई छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये मार्केटिंग है, सब हर चीज की मार्केट हर जगह हो रही है, जो जहाँ का बायर है, मगर जिसने जहाँ पर जिसको बिजनेस मिलता है, जहाँ पर नौकरी मिलती है, वो वहीं पे रहना पसंद करता है और वहीं पे रहेगा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रहूं, मैं नौकरी यहाँ करूं और घर गुजरात में लूं। अगर मैं ठीक है, मेरा अगर बैकग्राउंड गुजरात से है तो मैं चाहूंगा कि ठीक है मेरा घर गुजरात में होना चाहिए, कभी मुझे वापस जाके अपने शहर में अपने गाँव में बसना हो तो मैं वहाँ जाके बस सकूँ। अदरवाइज मैं नहीं मानता कि गुड़गांव के अंदर लोग चले जाएंगे छोड़ के, यहाँ से जाना चाहते हैं। आपने एक बार बयान दिया था कि हम यानी बिल्डिंग तो बना देते हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो सरकार का काम है। क्या वो बातचीत आपकी आगे बढ़ी, क्या कुछ
हुआ है उस पर चर्चा, हल निकला कुछ? नहीं, जैसे मैंने बताया जीएमडीए इसके ऊपर काम कर रही है, सरकार से भी बातचीत हुई। हमने जो लास्ट 1.5-2 साल पहले कॉन्फ्रेंस की थी, जी। ये सरकार से पहले जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उस सरकार में हमने 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर जितने भी मुद्दे थे हमारे, हर मुद्दे के ऊपर बात हुई, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, सिविल लाइन से संबंधित हो, 24 मीटर से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें रिजॉल्व भी हुई, उसके बाद काम भी हुआ है। अभी मैंने जैसे बताया आपको, थोड़े दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। अब एक बड़ी हम कॉन्फ्रेंस दोबारा करने जा रहे हैं जल्दी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री के साथ बाकी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको बुला के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मंच पर आए, जो हमारी प्रॉब्लम है हम बताएं, जो बायर्स की प्रॉब्लम है बायर्स की बताएं, और जो सरकार की प्रॉब्लम्स है हम इसका एक सामंजस्य बिठा के जो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं गुरुग्राम की प्रॉब्लम्स को, उस पर काम करेंगे। गुरुग्राम की प्रॉब्लम से एक चीज़ याद आती है कि सरकार प्रशासन करोड़ों रुपए का बजट बनाता है, खासतौर पर अगर हम गुरुग्राम की बात करें। तो एज ए डेवलपर आपको क्या लगता है कि ये कागजों में खर्च होते हैं, धरातल पर नहीं होते, इसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है? देखिए, ये तो बड़ा ऐसे, ये तो मैं ब्लेम नहीं कह सकता कि कागजों में खर्च होते हैं, धरातल पे नहीं होते। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा हिस्सा पीछे जमीन को एक्वायर करने में चला गया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं हुआ। बट अब जमीनें मैक्सिमम एक्वायर हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि 1% भी मात्र 1% भी रही होगी। 24 मीटर को छोड़ दें अगर, बाकी जमीनें एक्वायर हो चुकी हैं, और 24 मीटर के ऊपर सरकार को कोई काम करना पड़ेगा। और अब डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार में जब सरकारी अधिकारियों से बात होती है या बड़े पॉलिटिशियन से बात होती है, तो सब लोग कहते हैं कि अगले आने वाले 4 साल के अंदर चीजें बिल्कुल विपरीत होंगी जैसे आज हैं। एक सवाल ये कि कोई भी डेवलपर बिल्डर हो, अपनी बिल्डिंग तैयार करता है, जी, कैसी बनानी है वो उसका काम, लेकिन रेट कैसे तय होते हैं, ये अगर जानना चाहे तो आपसे। देखिए, रेट मार्केट से गवर्न होते हैं। आज कहीं जैसे आज किसी भी सेक्टर में देखें, जो भी आज दाम है, वहाँ जो जमीन की कीमत है वो गिन लें, जो अप्रूवल्स की कॉस्ट है वो देख लें। जो जमीन खरीदने से लेकर अप्रूवल तक का टाइम है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, उसका जो ब्याज लगता है उसके ऊपर वो तय करते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर 3 साल 4 साल जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है, वो उसका एस्केलेशन, वो सब जोड़ने के बाद, और एक जो भी प्रॉफिट 15% सरकार कहती है कि 15% प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब तय करने के बाद उसकी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कि भाई हम कुछ माल सस्ता बेचेंगे, कुछ महंगा बेचेंगे। आज आप देखें कि जो शुरू में जब भी कोई डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता। वो जो लास्ट वाला जो माल बिकता है उसमें प्रॉफिट आता है। किसी भी प्रोजेक्ट में देख लें, कहीं पर भी आप हम तो जितने प्रोजेक्ट हमने किए हैं सबका एनालिसिस है हमारे पास कि इनिशियली जो माल बिकता है वो एट पार ही बिकता है या लॉस में, थोड़ा बहुत लॉस में बिकता है। फिर ये होता है कि 25% माल अपना एट पार बेचा, अगले पार उसके ऊपर कुछ और प्रॉफिट लिया, जो एंड में माल बचता है तब तक वो रेट बढ़ चुके होते हैं, तब उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाता है। तो हम एवरेज बना देते हैं कि हाँ जी इतने की हमारी वैल्यू आएगी प्रोजेक्ट। आपने कहा एक सेक्टर, एक अलग अलग डेवलपर, जमीन की कॉस्ट उतनी ही, बनाने की कॉस्ट उतनी ही, सरकारी जो फीस है वो इतनी ही, फिर भी अलग अलग रेट क्यों होते हैं? देखिए, फिर कुछ लोग अपने ब्रांडिंग के नाम का, जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोगों की कॉस्टिंग ज्यादा आती है। जैसे मैं अपने ट्यूलिप की बात करूँ, तो हम कंस्ट्रक्शन इन हाउस करते हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट वो हमारा इसी में चला जाता है, तो हमारे कॉस्ट उसमें कम हो जाती है। मार्केटिंग का बजट लोग 20% करते हैं, कोई 15% करता है, कोई 25% करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड लेके आते हैं, कोई कोई नाम लेके आएगा, उसके नाम की रॉयल्टी लेके जाएगा, उसकी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो एंड यूजर को कुछ नहीं मिल रहा है, एंड यूजर को सिर्फ नाम मिल रहा है कि हाँ जी। आज ग्राहक भी ऐसा है कि आप शर्ट खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, मान लीजिए गुच्ची की शर्ट पहन रहे हैं तो 50,000 की शर्ट है, और मैं पहन रहा हूँ 500 रुपये की शर्ट है, 1000 रुपये या 2000 रुपये शर्ट पहन रहा हूँ, तो सिर्फ वो लेवल का ही फर्क है, ब्रांड का फर्क है। उसमें सामान उसमें भी उतना ही लगा हुआ है, जमीन भी वही है, लोकेशन भी वही है। लोग तो आजकल ऐसा चीजें आ गई, लोगों को ब्रांड चाहिए कि अगर मुझे बाथरूम के अंदर फिटिंग लगानी है तो ये ब्रांड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उस तरह से कीमतें बढ़ जाती हैं। बात करते हैं जंगल की, पोल्यूशन की। जी, पहले जंगल हुआ करता था गुरुग्राम, अब कंक्रीट का जंगल हो चुका है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, खासतौर पर सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक। क्या ये जो पेड़ काटे गए हैं उनकी वजह से है, या फिर जो कंक्रीट का जंगल बनाया गया है और बिल्डर की तरफ से पेड़ और दूसरे नहीं लगाए गए, या फिर दूसरा जंगल अरावली में नहीं बनाया गया, इस ये वजह है या क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, पॉल्यूशन जो 2-3 महीने का रहता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में, उसका सिर्फ गुड़गांव के ऊपर हम ठीकरा फोड़ें कि भाई ये गुड़गांव में बिल्डिंगें इस तरह की बन गई है और गुड़गांव में जंगल कट गए, ऐसा नहीं है। आज कोई भी पेड़, अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस जब लेता है कोई डेवलपर, मान लीजिए मेरे पास एक 10 एकड़ की सोसाइटी है, 10 एकड़ के अंदर मैं कोई डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और वहाँ पर 5 पेड़ हैं, तो ये 5 पेड़ के बदले में मुझे 50 लगाने हैं। और जितनी सोसाइटीज़ हैं, जैसे अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अभी डिलीवर किया है ट्यूलिप येलो, उसके अंदर करीब 4000 पेड़ लगे हैं सोसाइटी के अंदर ही, सिर्फ 8-10 एकड़ की सोसाइटी है। तो ऐसा नहीं है, पेड़ लग भी रहे हैं। हाँ, मतलब खेत खत्म होते जा रहे हैं, जंगल नहीं खत्म हो रहे। और जो पोल्यूशन की आपने बात की, पोल्यूशन जो आ रहा है उसके खाली एक
कंस्ट्रक्शन का फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सड़कों पे धूल है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पराली बहुत बड़ा फैक्टर है। कंस्ट्रक्शन से भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है। हमने इसके कंस्ट्रक्शन के बाद स्टडी भी कराई थी पीछे IIT दिल्ली से, और उन्होंने दिल्ली में बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स में अगर ये चेंजेस किए जाएंगे, और वो हमने बना के CAQM को भेजी है कि भाई हम ये चेंजेस करेंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा, ये करेंगे तो इससे ये फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने बनाए हैं। तो बट मुझे खाली ये कहना कि भाई सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा गलत है। गुरुग्राम में तकरीबन 100 के आसपास बिल्डर मान लीजिए आप, या हो सकता है संख्या ज़्यादा भी हो। CSR का पैसा अलग अलग जगह खर्च करते हैं जी। अगर एक एक बिल्डर एक एक सेक्टर को भी गोद ले ले तो लगता है कि सूरत गुरुग्राम की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है नहीं, और एक लोगों को राहत मिल सकती जी है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सेक्टर गोद लेने के लिए क्या है ना जी, जैसे अभी GMDA थोड़ा सा आगे आने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। अब GMDA ने कहा है कि आपके आसपास ग्रीन बेल्ट है, वो आप डेवलप कर लो। वो अब देने भी लगे हैं, परमिशन देने लगे हैं। पहले वो सरकार का नजरिया नहीं था, पहले कुछ समय पहले तक। तो मगर एक्विजिशन का काम तब भी सरकार को करना पड़ेगा। गोद लेने के अंदर अगर वो सड़क एक्वायर ही नहीं हुई, या 24 मीटर रोड नहीं एक्वायर हुई, और मुझे बोला जाए कि 24 मीटर रोड एक्वायर भी आप कर लो, वो नहीं हो पाएगा। वो बड़ा मुश्किल काम है। उसकी अगर डेवलपमेंट होने के बाद देख रेख करना है, अगर नाले टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उसको रिपेयर करना है, वो बहुत आसान काम है, वो किया जा सकता है। तो लेकिन उसको करते क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग CSR तो कंपलसरी है आज की तारीख में। कोई भी कंपनी बगैर CSR के अगर कोई काम CSR नहीं पूरा करती तो सरकार को पैसे जमा कराने पड़ेंगे। CSR कोई कहीं करता है, कोई किसी तरह से करता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से करता है। वो अगर ये आ जाएगा कि CSR का उसी सेक्टर के अंदर, जो सेक्टर में आप काम कर रहे हो, वो सेक्टर को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज DLF मेरे ख्याल से गोल्फ कोर्स रोड को DLF मेंटेन कर रहा है अकेले, तो वो कर ही रहा है, अच्छी मेंटेन है वो रोड। तो इसी तरह से अगर बाकी लोग भी आ जाए, हाँ, मगर उसमें एक्विजिशन एक बार एक जैसे अभी हमारी बातचीत चल रही है, हम लोग सेक्टर 69-70 में सबसे ज्यादा काम करते हैं। वो दोनों सेक्टर्स के अंदर जो मेजर रोड्स हैं, हमने सरकार को बोला कि अब हमें दे दीजिए एक बार बना के। उसके बाद उसको मेंटेन करने का, उसको देख रेख करने का 5 साल का 10 साल का जो आप चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें हमारे को, वो हम मेंटेन करने को तैयार है ट्यूलिप फाउंडेशन के अंदर में। एक सवाल ये कि बिल्डर उसी तो ले आते हैं लेकिन CC नहीं लेके आते, क्या वजह है कि माल बेच दिया आपने, निकल लो यहाँ से, ये है या? देखिए, अगर कोई ऐसा सोचता है तो नजरिया गलत है ये। बट जैसे मैं ट्यूलिप की बात करता हूँ गुड़गांव, आज पूरे हरियाणा गुड़गांव के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, अगर पीछे मुझे नंबर्स वो पता नहीं है, नंबर ठीक है, ठीक है या नहीं है, तो अगर हमने 10 प्रोजेक्ट किए हैं लॉन्च, तो मैक्सिमम के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो बट ये सोचना गलत है लोगों का कि 2% काम, जनरली क्या होता है, जब तक 100% काम कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको कंप्लीशन नहीं मिलता। आपने 99.9% कर दिया, 0.1% छोड़ दिया, तो आपको कंप्लीशन नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि वो जनरल ऐसी चीजें चल रही हैं कि आप उसी तो ले लो, आप 98% कंप्लीट कर देंगे, 99 कर देंगे, 1% रह जाएगा, तो उसके चक्कर में कंप्लीशन नहीं मिलता। वो लगता है कि मुझे सरकार को थोड़ा टाइट करना जरूरी है इसके ऊपर, कि डेवलपर को भी टाइट करें और बायर्स भी प्रेशर बनाए इस बात के लिए कि भाई कंप्लीशन जल्दी से जल्दी आए। बिल्डरों की बात करें तो दादागिरी के बहुत सारे मामले आते हैं, मनमानी के बहुत सारे मामले आते हैं, लूट के बहुत सारे मामले आते हैं। आपको लगता है कि एज ए यूनियन का प्रधान होने के नाते या फिर सरकार को बिल्डरों पर कुछ नए नियम लाने चाहिए, सख्ती से नियम लागू करने चाहिए? देखिए, जो सख्ती तो नियम अगर बात करें, रेरा इसलिए आया कि जो पैसा डेवलपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लेके जाता था, वो पैसे को कंट्रोल करने के लिए 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च होगा। आप सिर्फ 30% पैसे को कहीं और यूज कर सकते हो। तो सख्ती जितने मर्जी कर लीजिए। आप मान लीजिए आज दिल्ली गुड़गांव के अंदर चोरी चकारी, अगर हम सोचेंगे इतनी पुलिस हम हर जगह बिठा देंगे, हर रोड पर बिठा देंगे, उससे चोरियां बंद हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। ये लोगों के अंदर से चीजें आनी चाहिए, भावना आनी चाहिए कि भाई हमें ऐसा गलत काम नहीं करना। और मुझे लगता है धीरे धीरे बाजार सुधर भी रहा है और आने वाले टाइम के अंदर चीजें बेहतर होंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्डर्स के ऊपर लोगों को विश्वास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जो है परवीन जैन जी, जो नारेडको के प्रेसिडेंट भी है, साथ ही साथ ट्यूलिप इंफ्रा के CMD भी है। तो इसी तरह से हम इस कार्यक्रम को फिलहाल देते हैं विराम, लेकिन अगले बार फिर रियल एस्टेट की बात नीरज अम्बावता के साथ इस कार्यक्रम में किसी और गेस्ट के साथ बात करेंगे रियल एस्टेट के मामले पे।